तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर बीपीएससी का जो फाउंडेशन है वो चल रहा है हमारा इकोनॉमिक्स का। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल पूरा इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर आप सभी को सिर्फ प्रीलिम्स के पर ही नहीं बल्कि मेंस के लिए भी तैयार किया जा रहा है। आप प्रीलिम्स निकाल सको, अगले दिन मेंस लिख सको, इस तरह का आपका तैयारी होना चाहिए। ठीक है, तो उसी क्रम में हमने पंचवर्षीय योजना क्या होती है, योजना आयोग का गठन किस कमेटी से हुआ, इन सारी चीज़ को हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है आज, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था? वो था 1956 से लेकर 61, यानी कि 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है। अब इसके देखो, हमने क्या बताया आपको पिछले वीडियो में कि किसी भी योजनाओं को समझने से पहले उस समय की स्थिति को हम जान सकते हैं, अर्थात उस देश में क्या चल रहा था उस टाइम। अगर उसे हम समझ लेते हैं तो हम खुद समझ जाएंगे कि हमारे देश की सरकार इस योजना में किसे प्राथमिकता दे रही थी। क्योंकि आपको पता है कि पहले प्राथमिक जो भी कार्य हुए थे, हमारे प्राथमिक क्षेत्र को प्राथमिकता देना प्रथम पंचवर्षीय योजना में सुनिश्चित किया गया था। क्यों? क्योंकि हमारे देश में भूखमरी ज़्यादा थी, उतना ज़्यादा खाने के जो उपाय थे उतना नहीं थे, खाद्य सुरक्षा हमारा सुनिश्चित नहीं था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कृषि क्षेत्र को उत्पादन में बढ़ाया गया, उत्पादन बढ़ा, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। इसी क्रम में जब वह सफल योजना हो गई, अर्थात एक अच्छे स्तर पर हमारे देश की उत्पादन क्षमता पहुंच चुकी थी कृषि का, तो उस क्रम में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो लाया जाता है, उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, अब खुद सोचो कि देश में अगर खाना अगर किसी इंसान को मिल गया तो उसे क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। कपड़ा के लिए क्या हमें करना पड़ेगा? हमें बनाना होगा नई नई चीज़ों को, यानी कि कपड़ा के लिए कपड़ा मिल की ज़रूरत होती है, उद्योग की ज़रूरत होगी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया कि उद्योगों पर ज़्यादा फोकस दिया गया। ठीक है। आप खुद समझो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर ज़्यादा फोकस दिया गया, यानी कि उसे वरीयता दिया गया, एक तरह से प्राथमिकता के तौर पर उद्योग को रखा गया। ठीक है, क्योंकि आप खुद समझो कि अगर किसी क्षेत्र में उद्योग लग रहा है तो उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। मान लेते हैं यह एक क्षेत्र है, यहाँ पर ए नाम की कोई कंपनी यहाँ पर आके अपना फैक्ट्री लगाती है। ठीक है, वह कपड़ा की फैक्ट्री लगाती है कि हम कपड़े बनाएंगे यहाँ पर इस क्षेत्र में, लगाई। तो इस क्षेत्र में जो यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं उससे अपने कंपनी में एक मजदूर के रूप में काम दिया, यानी कि इस इंसान को क्या मिला? यहाँ पे जो आसपास लोग रह रहे थे उसे रोजगार मिला, क्योंकि वह इस कंपनी में अब काम करने लगे। काम के बदले पैसा भी मिलेगा, क्योंकि आप रोजगार दे रहे हो तो आप उसका भुगतान तो करोगे ना। तो एक कंपनी जो है उसको काम के बदले पैसा भी देगा। तो इस इंसान के पास जब इस मान लीजिए सी इंसान को रोजगार मिला था, ठीक है, जब सी ए से पैसा लिया तो सी के पास भी अब क्या आ गया? आय आ गया, पैसा आ गया। अब चूंकि इसके पास भी पैसा है तो यह भी बाजार में क्या कर सकते हैं? मांग कर सकते हैं कि हाँ हमारी भी ज़रूरत है, हमें ये चीज़ चाहिए। बाजार में सामान की मांग करेगी, फिर इसी मांग को भरने के लिए फिर से किसी जगह पर उत्पादन का कार्य किया जाएगा और उसी उत्पादन में फिर किसी को रोजगार मिलेगा। तो ऐसे में उद्योग को वरीयता देने से क्या है कि हमारे रोजगार को सृजित करना था इस पंचवर्षीय योजना में। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसके जो मॉडल थी वो एक बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और फैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जिसमें भारी उद्योग को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, क्योंकि भारी उद्योग अगर ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो उसके साथ छोटे उद्योग भी खुद आगे बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में राउरकेला और भिलाई में संयंत्रों का स्थापना भी किया जाता है। अब आते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में। देखो, अनफॉर्चुनेटली यह जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है यह एक असफल योजना माना जाता है। क्यों माना जाता है? मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, किसी भी योजना को पढ़ने से पहले आप देश की स्थिति को देखो उस टाइम की। ठीक है, आप योजनाओं को मत रटो। आप सिर्फ ये प्रीलिम्स तो पढ़ नहीं रहे हो कि हाँ ये योजना ये इतना हुआ, ये इतना हुआ। आप ये तो पढ़ नहीं रहे हो, फाउंडेशन पढ़ रहे हो, आपको मेंस के लिए भी तैयारी करना है।
तो आप मेंस में क्या लिखोगे? मेंस में लिखने के लिए आपको स्थिति का पता होना चाहिए योजना आयोग के बारे में, ठीक है। योजना आयोग और फिर किस तरह की योजना बना रही थी उस टाइम। हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना व द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोनों सफल हो चुके थे। अब था बारी हमारा तृतीय पंचवर्षीय योजना की, जो कि 1961 से लेकर 66 तक का काम हुआ था इसमें। इस टाइम में क्या होता है कि 1961 में इस योजना को देश में लागू किया जाता है, लेकिन 1962 में ही चीन हमारे साथ धोखा कर देता है। आप सभी को पता है कि चाइना के साथ हमारा वॉर हो जाता है। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हो जाता है। तो आप खुद सोचो, एक वॉर इतना ज़्यादा क्षति पहुंचाता है किसी देश को, वहाँ हमारा देश दो दो वॉर इस पंचवर्षीय योजना में झेला। एक 62 में चाइना के साथ युद्ध हुआ, दूसरा 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा, और बची कसी कसर तो प्राकृतिक ने पूरी कर दी, मतलब कि आपदा। और ऐसी छोटी मोटी आपदा नहीं पड़ी थी इस टाइम, एक बहुत बड़े स्तर पर सूखा का स्तर देखा गया था भारत में, ठीक है। जिस वजह से इन तीनों फैक्टर की वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना एक असफल योजना के रूप में जानी जाती है, ठीक है। इसमें जो टारगेट रखा गया था इकोनॉमिक्स को, यानी कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर व स्वतः रूप देना, क्योंकि हमने खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित कर लिए हैं, उद्योग भी बढ़ा दे रहे हैं अपना, तो हमारी चीज़ क्या होना चाहिए कि हाँ भाई ये दोनों चीज़ अब धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए, सतत रूप से बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में। लेकिन ये कंडीशन जो हो गया उसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया था हमारा, ठीक है। सतत रूप से विकास के जो इसमें टारगेट रखा गया पर पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। इसी में हम देखते हैं अब इसी क्रम में, लेकिन कुछ कार्य भी हुए तृतीय पंचवर्षीय योजना में, कुछ कार्य भी हुए, पूरी तरह से तो असफल हुए नहीं, कुछ कार्य भी हुए। तो उसमें क्या था, कुछ संयंत्रों का स्थापना हुआ, जैसे हमें बोकारो लौह संयंत्र, जिसकी स्थापना 1966 में USSR, जिसे हम अब रसिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि अब सभी को पता है कि USSR का विघटन हो चुका है। उसमें के बाद 1964 में इसकी सहायता से हम स्थापना करते हैं बोकारो लौह संयंत्र, ठीक है। इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना में FCI 1965 में गठन किया जाता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IDBI का किया जाता है, UTI का किया जाता है, यानी कि यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये सभी चीज़ों का क्या स्थापना किया जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना में। यह फैक्ट के रूप में आपसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है, और मेंस के हिसाब से देखें तो ये वाला आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सेगमेंट आपसे क्या पूछ सकता है मेंस में, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हुई, उसके कारणों को विवेचना करें, कारण लिखें। तो आप क्या लिखोगे कि हाँ ये टारगेट रखा था ये नहीं हुआ? नहीं, आप उस समय के देश की स्थिति को बताओगे, ये हुआ, इस वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाई, सफल नहीं हो पाई, ठीक है। क्योंकि अब देखो एक स्टोरी के फॉर्म में समझते चलना, ठीक है। हम युद्ध लड़ चुके हैं, हमारी आर्थिक क्षति हो चुकी है देश में, हमारा जो इकोनॉमी था वो पूरी तरह से गिर चुका है। तो ऐसे में चौथी पंचवर्षीय योजना पूरे देश में लागू हो, इतना ज़्यादा सक्षम हम लोग अब नहीं बचे थे, ठीक है। तो इस तरह से चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं लागू किया गया, ठीक है, बल्कि इसके जगह पर एक वर्षीय योजना को लागू किया, जिसका नाम दिया गया योजना अवकाश। 66 तक हम लोग किसी भी तरह से तृतीय पंचवर्षीय योजना को पूरा किया, लेकिन जब चौथी पंचवर्षीय योजना की बारी आई तो उतने ज़्यादा हम आर्थिक रूप से अब मजबूत थे नहीं, इसको एक बड़े स्तर पर क्रियान्वयन करें। तो उसी क्रम में हमने क्या बोले कि एक एक साल तक की हम योजना बनाते हैं, 69 तक, 66 से लेकर 69 तक एक एक वर्ष की योजना बनाते हैं, जिसका नाम होगा योजना अवकाश, ठीक है। और इसी योजना अवकाश के दौरान क्योंकि कृषि के क्षेत्र फिर से हम लोग का डैमेज हो चुका था, वॉर हुआ, सूखा हुआ, इस वजह से, तो उसको फिर से विकसित करने के लिए और इस पर वैज्ञानिक ढंग से विकसित करने के लिए हरित क्रांति का सहायता लिया जाता है। आप जानते हैं कि हरित क्रांति में किस तरह से उत्पादन को एक बड़े स्तर पर बढ़ाया जाता है, जिससे हम निर्यात भी कर सकें, यानी कि वैश्विक रूप से हम बोलें तो कृषि के उत्पादनों को निर्यात कर सकें, ठीक है। 1969 में ही लीड बैंक की योजना को किया जाता है। लीड बैंक की योजना जो कॉन्सेप्ट था उसको लाने का सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि लोगों की पहुंच हो बैंक तक,
आखिर लोग बैंक तक जब पहुँचेंगे तभी तो वह लोन लेंगे या किसी भी तरह से पैसे का क्या लेन देन का कार्य करेंगे, जिससे सरकार को भी फ़ायदा होगा और लोग को भी फ़ायदा होगा। आप खुद सोचो कि एक क्षेत्र में एक व्यक्ति रह रहा है, अगर उससे उद्योग लगाना है कोई छोटे स्तर का, लेकिन वह बैंक नहीं जाता या बैंक से उसको उतना मतलब नहीं है, तो वह लोन लेगा नहीं लेगा, मतलब लोन नहीं लेगा, उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो उद्योग लगाएगा ही नहीं। लेकिन अगर वही व्यक्ति बैंकों के पास जाता आता है यानी कि वित्तीय पहुँच है उसके पास, तो ऐसे में क्या होगा कि वो लोन भी ले सकता है और उद्योग को शुरू भी कर सकता है। उद्योग जब शुरू होगा तो कई लोग को रोजगार मिलेगा, सरकार को भी फायदा होगा, उस आदमी को भी फायदा होगा जिसने उद्योग लगाया है। तो इसमें वित्तीय पहुंच सभी तक हो उसके लिए एक लीड बैंक योजना को लागू किया गया कि एक क्षेत्र में एक बैंक को लीडर के रूप में नियुक्त किया गया, मतलब लीडर बनाया गया जो कि उस क्षेत्र को सारे बैंकों को लीड करती थी। ठीक है, ये हो गया 6 से लेकर 69 एक वर्षीय योजना। अब हम चलते हैं चौथे पंचवर्षीय योजना की ओर। देखो कुछ योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जैसे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना, और अभी आपने पता कि अवकाश योजना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी सब उतना ज़्यादा अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन एक बार आप बस देख लो। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना है 1969 से लेकर 1974 तक का। इसमें टारगेट क्या रखा गया, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास व आत्मनिर्भरता। यानी कि अब हम लोग हरित क्रांति से एक अच्छे खासे स्तर तक पहुंच चुके हैं इस देश में, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि भाई ये सतत रूप से बना रहे, रुके ना, हरित क्रांति में जो उत्पादन क्षमता हम लोग पहुँचे हैं वह बने रहे। ठीक है, यानी सतत क्रांति। और इसी क्रम में हमने श्वेत क्रांति को प्रारंभ किया, क्योंकि हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्रांति था, लेकिन श्वेत क्रांति को अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। श्वेत क्रांति मतलब मिल्क प्रोडक्शन, दूध के उत्पादन को बढ़ाया गया। ठीक है, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये इम्पोर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, इससे आप मार्क कर लो। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस योजना के अंतर्गत किया गया या किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और कितने बैंकों का किया गया, तो 14 बैंकों का किया गया, वह भी जुलाई 1969 में। ठीक है, इसमें कुछ योजना भी थी जैसे सूखा प्रबंध क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ में। ठीक है, जिसके जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे इस समय के योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे वह थे D.R. गाड़ियाल साहब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय पीरियड था 1974 से लेकर 1969 के बीच। और इसी समय क्या हुआ था, हमारे देश में इमरजेंसी भी लगा था। आप सभी को पता है कि 1974 से 1969 के बीच में क्या हुआ था हमारे देश में। तो इस समय में क्या था कि गरीबी बहुत ज़्यादा रूप में पहुंच चुकी थी हमारे देश में। तो इस योजना के अंतर्गत इस तरह का प्रावधान किया गया कि हमारे देश की गरीबी को समाप्त किया जाए, यानी कि स्वरोजगार बढ़ाया जाए, नौकरियाँ बढ़ाया जाए। ठीक है, और इसके अंतर्गत में एक और था कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया जाए, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक बैंक की स्थापना किया जाए जहाँ वहाँ तक की पहुँच सभी लोगों को हो सके। ठीक है, ये कौन था, पंचवर्षीय योजना में। आई होप आप सभी को इससे आप क्लियर हुआ होगा, नहीं होगा तो फिर से वीडियो देखना, आप क्लियर कर ले जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।